जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग का 7th क्लास है जो हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा था। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपने मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न पढ़ा था। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या था कि ब्रिटिशर्स ने जब भारत में अपना शासन व्यवस्था स्थापित कर लिया था, जब उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस्टेब्लिश कर लिया था, तो ब्रिटिशर्स ने भारत में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए बहुत सारे रूल लेकर के आए, बहुत सारे एक्ट लेकर के आए। और उन्हीं रूल एंड रेगुलेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उन्हीं एक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और उनके सीरीज़ में से अगर मैं बोलूं, जितना मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में नाम बताया था, उनमें से मैंने 2 एक्ट खत्म कर लिया था। फर्स्ट वन इज़ द रेगुलेटिंग एक्ट एंड सेकेंड वन वाज व्हाट, पिट्स इंडिया एक्ट। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो अगला एक्ट होगा वो होगा चार्टर एक्ट। और चार्टर एक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि चार्टर एक्ट हर 20 साल में आता था और जो पहला चार्टर एक्ट आया हुआ रहता था उसी एक्ट को रिन्यू किया जाता था आफ्टर 20 ईयर्स। ठीक है, तो चार्टर एक्ट के थ्रू इंडिया में ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न कर रहे थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे थे। ठीक है भाई मेरे, तो उसी के आगे हम लोग आज कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों अगर सच में मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और अपने दोस्तों को बताएं भी कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो अभी मेरा चल रहा है सीरीज, आप अच्छे तरीके से उसको बेसिक से कवर कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ आप लोगों के साथ। मूव करते हैं। मैं आज थोड़ा समय बचाने के लिए लिख लिया हूँ ऑलरेडी, इसलिए बोर्ड पर। ठीक है, चार्टर एक्ट 1793 की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्या आया था, हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, 1773 में। फिर उसके बाद हमारा क्या आया था, हमारा आया था पिट्स इंडिया एक्ट आया था। और मैंने बताया था कि पिट्स इंडिया एक्ट में एक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या किया गया था, एक प्रोविज़न तैयार किया गया था, एक खाका तैयार किया गया था। और उसमें कहा गया था कि भारत में जो पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको 2 पार्ट में बांट दिया था उन्होंने। एक बांट दिया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसे बोलते हैं निदेशक मंडल, और एक बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे बोलते हैं नियंत्रक मंडल। ठीक है, तो निदेशक मंडल का पावर किसके पास होता था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पावर किसके पास होता था, वो होता था 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो ब्रिटिश से आए होते थे। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर पूरा का पूरा फ्री हैंड ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते तो क्राउन का कोई इन्वॉल्वमेंट रह ही नहीं जाता इंडिया में, यानी कि राजा महाराजा के जो वहाँ के राजा थे। तो इसीलिए अपना कंट्रोल लाने के लिए और पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया था, 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भारत में भेजा था। और अब वो 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 काम को देखेंगे, भारत में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को देखेंगे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो निदेशक मंडल जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला पार्ट है, ठीक है, वो देखेगा ट्रेड और कॉमर्स, किसमें, भारत में, यानी कि व्यापार और वाणिज्य। अब आगे मूव करते हैं, पहले चार्टर एक्ट की बात करते हैं भाई मेरे। और चार्टर एक्ट फर्स्ट जो आया था वो 1793 में आया था, 1793 में आया था। और चार्टर एक्ट फर्स्ट के थ्रू 3 पॉइंट्स जिससे एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन छपते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा किसी भी एक्ट में जाओगे तो आपको 5-6 बातें मिल जाएंगे, लेकिन वो 6 बातें इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, 3 से 4 बातें ही इंपॉर्टेंट है जो आपको बताया जा रहा है। और रियलिटी बता रहा हूँ भाई मेरे कि आप इतना पढ़ लो, चार्टर एक्ट 1793 के थ्रू इससे ज़्यादा सवाल नहीं बनने वाला है। ठीक है, आइए पहली बात, इंडियन कोर्ट्स वर गिवन राइट टू मेक रूल एंड रेगुलेशन फॉर इंडिया, यानी कि भारत के लिए अब नियम और कानून जो बनाने का अधिकार होगा। मतलब भारत के लिए कोई भी अगर नया कानून लाना, कोई नया नियम बनाना है तो वो भारत के कोर्ट्स करेंगे, यानी कि न्यायालय करेंगे। जो किसके अधीन में था, वो ब्रिटिशर्स के अधीन में ही था, मैं ऑलरेडी पहले आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है, तो इंडियन कोर्ट्स के पास अब क्या हो गया, अधिकार हो गया भारत में क्या करने के लिए, नियम और कानून बनाने के लिए। भाई हिंदी मीडियम वाले जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ वही लिख लो, यानी कि भारतीय कोर्ट्स को, भारतीय न्यायालयों को अधिकार मिल गया था भारत में रूल और रेगुलेशन यानी कि नियम और कानून बनाने का। किसके थ्रू, चार्टर एक्ट 1793 के थ्रू। ये पहला काम था। दूसरा काम क्या था, दूसरा काम क्या था भाई मेरे, आप सभी को पता है एग्जीक्यूटिव क्या होता है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका और कार्यपालिका में क्या डिफरेंस है, एक बार मैं आप लोगों को बता भी दे रहा हूँ। देखो भाई मेरे, जितने सपोज कर लो कोई गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट का भी इस समय इस्टेब्लिशमेंट है, शासन सत्ता में है,
तो कोई अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट जब कोई पॉलिसी बनाती है तो उस पॉलिसी को जनता तक पहुंचाने का काम किसका होता है? एग्जीक्यूटिव का होता है। और हमारे देश में एग्जीक्यूटिव कौन है? हमारे देश में एग्जीक्यूटिव है हमारे ऑफिसर्स। ठीक है भाई मेरे। तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है किसी पॉलिसी जो बनी है उस पॉलिसी को जनता तक पहुंचाने का। ठीक है। जुडिशरी का काम क्या होता था? जुडिशरी का काम हमारे भारत में क्या होता है कि न्याय देना। सपोज लो कोई क्राइम किया है, कोई कुछ गलत किया है, तो उसके लिए न्याय देने का, निर्णय करने का अधिकार किसके पास है? हमारे देश में जुडिशरी के पास है। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बात समझना इस बात को, जुडिशरी के पास क्या अधिकार आ गया था? जुडिशरी के पास यानी कि इंडियन कोर्ट्स के पास क्या अधिकार आ गया था? जुडिशरी के पास आ गया था भारत में रूल एंड रेगुलेशन बनाने का अधिकार, यानी कि नियम और कानून बनाने का अधिकार किसके पास? भारत के कोर्ट्स के पास। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब जुडिशरी क्या करेगा? नियम और कानून बनाएगा, और एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? उस नियम और कानून को जनता तक पहुंचाने का काम करेगा। तो इसीलिए एग्जीक्यूटिव का पोर्शन और जुडिशरी का पोर्शन भी सेपरेट कर दिया गया था इस एक्ट के थ्रू। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तीसरी पॉइंट, भारत में जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, ठीक है, आज उसे बोलते हैं आप क्या? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस बोलते हो। उसी के अंदर केवल 3 पोस्ट आते हैं। अगर मैं बोलूं कि भारत में सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर कितने पोस्ट आते हैं भाई मेरे? केवल 3 पोस्ट आते हैं, ज़्यादा पोस्ट नहीं आता। एक आता है IAS, जिसे बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी दूसरा IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, और तीसरा जो होता है IFOS होता है भाई मेरे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। IFS भी होता है जिसे बोलते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस, लेकिन वो नहीं आता है इसके अंदर। आता है क्या? IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और ये तीनों मिलाकर के बनता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इंडिया में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसका आर्टिकल है भारत के संविधान में आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 भारतीय संविधान के तहत भारत में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा। चलो, भारत में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? वो जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। इसीलिए उनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किससे कहते हैं? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलते हैं। ठीक। और भारत में सिविल सर्विसेज के अंदर कितने पोस्ट आते हैं अभी के प्रेजेंट सिनारियो में? 3 पोस्ट, IAS, IPS और IFOS। आर्टिकल क्या? 312। लेकिन और भी बातें मैं ऐड करना चाहूँगा इसके साथ। मैं इसके नीचे वाले पार्ट को मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए आप लोग। ये तो आपके प्रेजेंट टाइम का सिनारियो हो गया ना, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। उस समय कहा जाता था इसको शॉर्ट फॉर्म में ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, ICS बोलते थे। इस ICS को शुरू करने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस, किस एक्ट के थ्रू? चार्टर एक्ट 1793 के थ्रू भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज स्टार्ट हुआ था। जैसे मैंने बताया था भाई मेरे, सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू स्टैब्लिश हुआ था। और 1774 में कोलकाता में हमारा सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हो गया था। किसके चेयरमैनशिप में? सर एलिजा इन्फे के चेयरमैनशिप में। सेम एज भारत में इंडियन सिविल सर्विसेज शुरू करने का किस अधिनियम के तहत शुरू हुआ था? तो चार्टर अधिनियम 1793 के तहत शुरू हुआ था। और इसका श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। अब दूसरी बात, भारत में 1793 में सिविल सर्विसेज एग्जाम शुरू तो हो गया था, लेकिन अभी केवल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो अधिकारी सेलेक्ट किया जाता था वो नॉमिनेशन बेस पे होता था। नॉमिनेशन मतलब कैसे? लाइक सपोज कर लो कि कंपनी जिसको नॉमिनेट कर दी, जिसका नाम आगे बढ़ा दी, अब वो अधिकारी बन जाएगा, यानी बिना किसी एग्जाम के, यानी कि नॉमिनेशन बेस पर। तो इसमें जो नेपोटिज्म था, यानी कि जो वंशवाद था, यानी कि सपोज कर लो मैं अधिकारी हूँ, बड़ा अधिकारी हूँ, मैंने अपने बेटे का नाम आगे बढ़ा दिया, वो फिर आगे सिविल सर्विसेज बन गया, तो उन्हीं लोगों का आगे प्रभुत्व बनता चला गया, यानी कंपनी में। ठीक है, तो इस चीज़ को रूल खत्म करने के लिए फिर से, अभी मैंने बताया ना चार्टर एक्ट 1793 आया है, चार्टर एक्ट 1813 आएगा, 33 आएगा, 1853 आएगा। तो चार्टर एक्ट 1853 के थ्रू, यानी कि बाई चार्टर एक्ट, अभी वो पढ़ोगे भी आप, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ, बाई चार्टर एक्ट 1853 के थ्रू, यानी चार्टर अधिनियम 1853 के तहत, ठीक है, अब क्या होगा इंडिया में, यानी
अब जो सिविल सर्विसेज एग्जाम का कंडक्ट होगा वो होगा नॉमिनेशन बेस पर नहीं, एग्जाम बेस पर होगा। ICS एग्जाम विल बी हेल्ड थ्रू एग्जाम। किसके थ्रू होगा भाई मेरे? एग्जाम के थ्रू होगा, इंस्टीड ऑफ नॉमिनेशन। यानी कि नॉमिनेशन नहीं होगा, अब होगा सीधे एग्जाम। यानी कि अब सीधे क्या होगा भाई मेरे? थ्रू एग्जाम के थ्रू होगा, ना कि नॉमिनेशन। नॉमिनेशन खत्म हो गया, अब एग्जाम कंडक्ट होगा। लेकिन एग्जाम तो शुरू हो गया, यानी कि सिविल सर्विसेज के पोस्ट पर किसी को जाना है तो एग्जाम क्वालिफाई करिए, तब सिविल सर्विसेज के पोस्ट पे आप जाएंगे। किस टाइप की बात कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ? प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात कर रहा हूँ, यानी कि जब आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ। तो शुरुआत 1793 में चार्टर एक्ट के थ्रू। इसका पहले नॉमिनेशन बेस पे होता था, लेकिन एग्जाम बेस पे शुरू कब हुआ? बाई चार्टर एक्ट 1853 के थ्रू हुआ था। ध्यान दे लेना भाई मेरे, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1853। लेकिन अभी भी एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है 1853 में, और अभी भारत में नहीं कंडक्ट हो रहा है, ये भी समझ लीजिएगा। तो ये बात समझिएगा, दो बातें और मैं ऐड करूंगा कि पहला जो ICS का एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 1858 में, यानी कि फर्स्ट ICS एग्जाम वाज कंडक्टेड इन 1858 बट नॉट इन इंडिया। ये कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। तो मैं पीछे ऊपर थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे जगह की। यानी कि फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा का परीक्षा कंडक्ट हुआ था, यानी कि हुआ था, कब हुआ था भाई मेरे? 1858 में हुआ था। लेकिन कहाँ पर हुआ था? इंडिया में नहीं हुआ था, लंदन में हुआ था। और सवाल पूछता है कि फर्स्ट सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया, यानी कि पहले भारतीय जिन्होंने सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्वालिफाई किया था, जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम को पास किया था, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इन्होंने एग्जाम पास किया था 1862 में, ये भी याद कर लेना। ठीक है, हालांकि एग्जाम का रिजल्ट इनका 1863 में आया था, लेकिन 1862 इज द राइट आंसर, क्योंकि 1862 वाले एग्जाम में अपीयर हुए थे और लंदन में अपीयर हुए थे, इंडिया में अपीयर नहीं हुए थे। सो प्लीज ये बात ध्यान दे लेना। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? तो फर्स्ट सिविल सर्विसेज एग्जाम वाज कंडक्टेड इन 1858, फर्स्ट सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया 1862, सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत में पहली बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट कब हुआ था। तो भारत में पहली बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम कंडक्ट हुआ था 1920 में। 1920 में पहली बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम भारत में कंडक्ट हुआ था। और ये बात ध्यान दे लीजिए भाई मेरे, इतनी बातें आपके साथ सिविल सर्विसेज एग्जाम को लेकर के आ सकती हैं, ICS को लेकर के। ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं इसका आगे। अगला हमारा जो एक्ट है वो है चार्टर एक्ट 1830। 20 साल बाद आएगा। ठीक है, यानी कि चार्टर अधिनियम 1813। ठीक, चार्टर अधिनियम 1813। पहली बात, सबसे पहला पॉइंट जो सवाल पूछता है इस चार्टर अधिनियम के थ्रू वो ये है, वो सवाल आपसे पूछेगा कि आप बताइए कि कंपनी का मोनोपोली, यानी कि मोनोपोली समझ रहे हो, एक राज, एक छत्रप राज, किसमें? व्यापार में। और कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा है वो। तो कहता है कि कंपनी की मोनोपोली किस एक्ट के थ्रू, यानी कि किस एक्ट के थ्रू, ठीक है, एंड हो गया था। तो अभी बात समझिएगा, अभी एंड होने की बात बाद में करेंगे, अभी बात ये समझिएगा कि इस अधिनियम के आने तक कंपनी की मोनोपोली खत्म हो चुकी थी।
सिर्फ और सिर्फ इसकी मोनोपोली जो बची थी वो टी में बची थी, यानी कि चाय के व्यापार में बची थी, और ट्रेड विथ चाइना यानी कि चाइना के साथ व्यापार करने में बची थी। कंपनी की मोनोपोली की बात मैं कर रहा हूं। तो कंपनी डिप्राइव्ड ऑफ इट्स मोनोपोली एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विथ चाइना, यानी कि चाइना के साथ व्यापार करने में और चाय की व्यापार करने में, इन दोनों को छोड़ करके इसका जो एक छत्रप राज था, जो एक इसकी मोनोपोली थी, वो एंड हो चुकी थी, यानी खत्म हो चुकी थी, यानी कि सारे व्यापार में बहुत सारे लोग एंटर कर चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी बात समझिएगा इसमें। अभी तक भारत में व्यापार करने का अधिकार अंग्रेजों की तरफ से केवल एक ही कंपनी को था, वो था ईस्ट इंडिया कंपनी को। जैसे सपोज कर लो कि मैं भारत का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और भारत सरकार ने मुझे मलेशिया में भेज दिया व्यापार करने के लिए। अब मलेशिया में सिर्फ और सिर्फ भारत से मैं अकेले ही व्यापार कर रहा हूँ, कोई दूसरे व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि जाकर के मलेशिया में व्यापार कर पा रहा है। सेम ईस्ट इंडिया कंपनी का भी यही सिचुएशन था इस टाइम तक, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भारत में किसी और को व्यापार करने का अधिकार नहीं था। इंग्लैंड की बात मैं कर रहा हूँ, ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ, यानी कि ब्रिटिशर्स की बात कर रहा हूँ, ब्रिटेन से। लेकिन इस एक्ट के थ्रू कहा गया है कि एनी इंग्लिशमैन कैन डू ट्रेड विथ इंडिया अंडर फ्यू रिस्ट्रिक्शन। यानी कि अब कोई भी अंग्रेज लाइक सपोज कर लो मैं पहले मलेशिया में अकेले व्यापार करने का अधिकार था, अब कोई भी भारतीय जाकर के मलेशिया में व्यापार कर सकता है। ठीक है, तो अब कोई भी अंग्रेज भारत में आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी क्या कर सकता है, भारत के साथ व्यापार कर सकता है अपने एंड पे। बस उसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करने पड़ते थे, यानी कि कुछ रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ते थे जो इंग्लिशमैन आएगा इंडिया में व्यापार करने के लिए। तो अब कोई भी अंग्रेज भारत में व्यापार कर सकता था, भारत से व्यापार कर सकता था कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। समझ में आया कि नहीं आया? तीसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपीज fund was allocated for Indian education system। यानी कि अब अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत में कहीं ना कहीं शिक्षा को बढ़ावा देना पड़ेगा, अदरवाइज डिस्कंसेंट क्या कहते हैं, भारतीयों के मन में उत्पन्न हो जाएगा अंग्रेजों के लिए। तो इसीलिए उन्होंने पहली बार इस एक्ट के थ्रू 1 लाख रुपए का एजुकेशन के लिए यानी कि शिक्षा के लिए भारत में प्रावधान रखा है। तो सवाल अगर पूछेगा कि एजुकेशन के लिए चार्टर अधिनियम 1813 के तहत कितने रुपए का प्रोविजन रखा गया, तो 1 लाख रुपए का। या पहली बार एजुकेशन के लिए पैसा कब दिया गया, चार्टर अधिनियम 1813 के थ्रू दिया गया। कितना दिया गया, 1 लाख रुपया दिया गया। तो आपसे हर तरह से सवाल बन सकता है, आप हर तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चौथी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये दोनों छपते हैं सवाल डायरेक्टली। क्रिश्चियन मिशनरीज were given right to spread
क्रिश्चियनिज्म, यानी कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज होती हैं, जो क्रिश्चियन की यानी कि ईसाइयों की जो मिशनरीज होती हैं, उनको अब अधिकार मिल गया था कि भारत में जाओ और क्रिश्चियनिज्म को क्या करो, आप स्प्रेड करो, यानी कि फैलाओ। तो अगर मैं बोलूं तो कुछ मोटा मोटा 4 बातें इससे निकल करके आती हैं। पहली, कंपनी का मोनोपोली खत्म हो चुका था 2 चीज़ों को छोड़ करके, ट्रेड विद चाइना और चाय को छोड़ करके। दूसरी बात, कुछ रिस्ट्रिक्शन के तहत अब कोई भी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भारत से व्यापार कर सकता था, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन के तहत। तीसरी बात, पहली बार शिक्षा के लिए भारत में पैसा दिया गया, एलोकेट किया गया फंड, और कितना रुपया किया गया, 1 लाख रुपया का फंड एलोकेट किया गया। चौथी बात, क्रिश्चियन मिशनरीज को अब अधिकार मिल गया था कि भारत में जाएं और स्प्रेड करें अपने रिलीजन को, यानी कि क्रिश्चियनिज्म को। और आप देखते भी हो कि ये लोग स्कूल्स को होते हैं, फिर लोग एजुकेट करते हैं और आगे अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं, ठीक है, यानी कि अपनी चीज़ें करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, क्या कहते हैं, चार्टर एक्ट 1813 के तहत। इतनी सारी बातें भाई मेरे, इससे अधिक सवाल आपसे नहीं पूछने वाला है चार्टर एक्ट 1813 के तहत, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट, अगला पॉइंट। चार्टर एक्ट 1833, हर 20 साल बाद भाई मेरे वही अगेन कहानी। चार्टर अधिनियम 1833, बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम ये भी है। पहला बात, कंपनी deprived its monopoly even with tea and trade with China। यानी कि जो कंपनी की मोनोपोली लगभग एंड हो चुके थे 1813 के अधिनियम के तहत, और सिर्फ 2 में बचा था, वो भी टी और ट्रेड विद चाइना। हालांकि ये प्राइवेट ओन्ड थी चीज़ें, लेकिन तब भी माना जाता है कि कंपनी अब कंप्लीटली टी और ट्रेड विद चाइना के साथ इनका पूरा का पूरा, मतलब जितना मोनोपोली था इनका, जितना इनका एकाधिकार था, वो सब कुछ एंड हो चुका था कंपनी का। कहाँ पर? व्यापार के मामले में। तो ये सवाल अगर पूछ ले कि व्यापार के मामले में कंपनी की मोनोपोली कंप्लीटली कब समाप्त हो गई और किस अधिनियम के तहत समाप्त हो गई थी, तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत समाप्त हो गई थी। यानी कि कंपनी का जो एकाधिकार था वो किस अधिनियम के तहत पूरी तरह समाप्त हो गया था? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत समाप्त हो गया था। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैंने आपको बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था तो जो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल का पोस्ट था, यानी कि डोल गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, वो पोस्ट कन्वर्ट होकर के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाने लगा। और अब वही पोस्ट फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से चेंज हो जाएगा, और अब ये पोस्ट बन जाएगा, यानी कि द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल was renamed by गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहलाता था, अब वो कहलाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल की जगह पर भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा इस एक्ट के थ्रू। तो ये सवाल पूछेगा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट किस एक्ट के थ्रू आया था? चार्टर एक्ट 1833 के तहत आया था। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट किस एक्ट के तहत आया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 7073 के तहत आया था। सॉरी 93 नहीं, 7073 के तहत आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 7073 के तहत कौन पोस्ट आया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट आया था। और इस पोस्ट को रिनेम कर दिया गया था, चार्टर एक्ट 1833 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाया। ठीक है भाई मेरे। अब सुनिए, अभी भी इसके साथ 4 मेंबर की काउंसिल काम करेगी, लेकिन एक चीज में मॉडिफाई कर दिया गया। 4 मेंबर की काउंसिल तो काम करेगी, 4 मेंबर का एक ग्रुप काम तो करेगा इसके साथ, लेकिन उसमें एक क्या होगा? लॉ मेंबर होगा। यानी कि कानून के मामले में क्या देगा उसे? क्या देगा? सलाह देगा,
ही विल बी द लॉ काउंसलर। ठीक है, तो कानून के मामले में सलाह देगा किसको? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तभी मैं लिख भी दूंगा इसके बारे में। फर्स्ट कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, चलो, लॉर्ड विलियम बेंटिक नाम था उनका, तो पहले गवर्नर जनरल थे ये। चलो, लॉ मेंबर की बात मैं करूँ, एक लॉ मेंबर ऐड होगा और पहली बार लॉ कमीशन बनाया गया। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि लॉ कमीशन यानी कि विधि आयोग, इसे बोलते हैं विधि आयोग, किस एक्ट के थ्रू लाया गया था? तो विधि आयोग जो लाया गया था वो चार्टर एक्ट 1833 के तहत लाया गया था। और लॉ मेंबर जो होगा वो गवर्नर जनरल के काउंसिल में आएगा और लॉ कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था। और पहले लॉ कमीशन का जो पहला चेयरमैन बनते हैं वो बनते हैं टीबी मैकाले, यानी कि थॉमस बॉर्गंटन मैकाले करके नाम था उसका। तो नोट कर लीजिए और मैं उसको नाम भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड। ठीक है भाई मेरे, तो पहला जो लॉ कमीशन बनता है वो इसी एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश किया जाता है, यानी कि फर्स्ट लॉ कमीशन वो इसी एक्ट के थ्रू आता है। और पहले विधि आयोग के, यानी कि फर्स्ट विधि आयोग, मैंने बोला यार जहाँ पर मुझे लगेगा कि हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत हो रहा है मैं वो वर्ड बता दूंगा। और इसके हेड थे टीबी मैकाले। ठीक है, और ये कब स्टैब्लिश किया गया था? 1835 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्या कहते हैं हमारा लॉ कमीशन बना था टीबी मैकाले के अंडर आयोग में बना था और 1835 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। चार्टर एक्ट 1833 के तहत आया था। और ये भी याद कर लेना, इनका फुल फॉर्म अगर जानना है तो लिख सकते हो, थॉमस बॉर्गंटन मैकाले इनका नाम था। ठीक है, तो ये इतनी बातें चार्टर एक्ट 1833 के तहत हुई थी। चार्टर एक्ट 1853 में बहुत इंपॉर्टेंट इतनी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ जानना जरूरी है कि मैंने बता भी चुका हूँ मैं पीछे। तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत क्या हुआ था? बस एक चीज़ हुआ था, मतलब जो क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है कि जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम थे, आईसीएस का जो एग्ज़ाम था वो स्टार्ट हो गया था। इंस्टीड ऑफ नॉमिनेशन, यानी अगर मैं बोलूं कि अब कोई नॉमिनेशन के मतलब बिहाफ पर आईसीएस में अधिकारी नहीं बनेगा, अब एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और एग्ज़ाम में जो पास करेगा वो क्या करेगा? सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का अधिकारी बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और भारत के पहले आईसीएस कौन थे? वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, 1862 में बने थे। 1858 में पहली बार सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, बता चुका हूँ 1858 में पहली बार कंडक्ट कराया गया था। लाया किस एक्ट के थ्रू गया था? 1853 अधिनियम, यानी कि चार्टर एक्ट अधिनियम 1853 के तहत ये लाया गया था कि अब भारत में सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्या होंगे? कंडक्ट होंगे। समझ में आया कि नहीं है? नॉमिनेशन नहीं होगा। तो ये बात थी, बस ये नोट कर लीजिए, इतनी बात थी चार्टर एक्ट 1853 के तहत। अब देखो भाई मेरे, 1857 की क्रांति हो जाती है इसके बाद, और 1857 क्रांति में देखते हो कितना विरोध झेलते हैं अंग्रेज, और इतना विरोध झेलने के बाद क्या करते हैं, यानी कि लोगों के मन में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति इतना गुस्सा हो जाता है कि अगर सच में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे राज करते तो बहुत दिन तक फिर अंग्रेज राज नहीं कर सकते थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने बड़ी चतुराई से क्या किया, कहा कि अब हम लोग जो भारत में राज करेंगे, यानी कि भारत में जो प्रशासन चलाएंगे वो इन द नेम ऑफ क्राउन चलाएंगे, ना कि इन द नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी चलाएंगे। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर खत्म, अब कौन आ जाएगा? सीधे क्राउन का इन्वॉल्वमेंट। क्राउन का इन्वॉल्वमेंट मतलब सीधे राजा का इन्वॉल्वमेंट, और राजा का इन्वॉल्वमेंट मतलब सीधे वहाँ के पार्लियामेंट का इन्वॉल्वमेंट। यानी कि अब भारत में उनकी कंपनी राज नहीं करेगी, अब खुद वहाँ के राजा आकर के अपना प्रशासन को संभालेंगे। मतलब राजा यहाँ पर आकर नहीं बैठेंगे, मतलब उनके मेंबर्स होंगे जो प्रशासन को चलाएंगे। इसीलिए
1857 क्रांति के बाद एक एक्ट आया था, उस एक्ट को हम लोग बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858। ठीक है, तो उस एक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858, भारतीय प्रशासन अधिनियम 1858। भाई मेरे इसके तहत एक बात हुई थी, और वो बात हुई थी, क्या होता चेंज, पिट्स इंडिया एक्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 1784 में। जो नए हैं यार वो प्लीज़ जा करके पिट्स इंडिया एक्ट का पीछे मेरे पढ़ा हुआ है, वीडियो पढ़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को। पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू मैंने बताया था कि कंपनी ने क्राउन ने फ्री हैंड कंपनी को ना दे करके क्या किया था, एक कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भेज दिया था और कंपनी के कामों का बंटवारा कर दिया था पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं डुअल गवर्नेंस सिस्टम। यानी कि डुअल, मैं एक बार पिट्स इंडिया एक्ट को रिवाइज करवा दे रहा हूँ, देख लो। डुअल गवर्नेंस सिस्टम के थ्रू, यानी पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू, यानी कि दोहरी शासन प्रणाली के थ्रू, यानी किसके थ्रू आया था, पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू आया था। ठीक है, बस जस्ट अ सेकेंड। इसमें क्या किया उन्होंने कहा था कि दो तरीके से काम चलेगा, एक होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसे बोलते हैं निदेशक मंडल, और एक होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसे बोलते हैं नियंत्रक मंडल। और ये दो कामों को देखेगा। इसको संभालने के लिए 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे ब्रिटेन से, इसको संभालने का काम किसका होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। और ये दो काम देखा क्या, ये भी दो काम देखेगा। ये कौन से दो काम देखेगा, ये काम देखेगा व्यापार का और कॉमर्स का, यानी कि वाणिज्य का, प्रोडक्शन वगैरह का। ये क्या देखेगा, ये पॉलिटिकल कामों को देखेगा, यानी राजनीतिक कामों को देखेगा भारत में, पॉलिटिकल, और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों को देखेगा, यानी कि प्रशासनिक कामों को देखना है। राजनीतिक और प्रशासनिक काम कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगा ट्रेड एंड कॉमर्स का काम देखेगा। अब ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम इस एक्ट के थ्रू खत्म कर दिया गया था। यानी कि ये सिस्टम देख लो 1784 से लेकर के 1858 तक भारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन था, उसका जो सिस्टम था वो इस तरीके से चल रहा था। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वो व्यापार और कॉमर्स देखेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखेंगे। और पूरे का पूरा सपोज कर लो कि भारत में अभी भी जो राज कर रहा था ब्रिटेन, वो किसके नाम पे कर रहा था, वो कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे कर रहा था। लेकिन अब 1857 क्रांति के बाद क्या करेगा, ब्रिटेन अपने हाथ में पावर ले लेगा, क्राउन अपने हाथ में पावर ले लेगा। इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट को पूरी तरीके से एंड कर दिया, और एंड करने के बाद लाया इंडियन गवर्नमेंट एक्ट और कहा कि अब भारत में जो शासन प्रणाली चलेगी, भारत में जो रूल एंड रेगुलेशन चलेंगे, किसको कौन कौन उसमें होंगे, कौन कौन से पोस्ट में नए नए इन्वॉल्व कर रहा हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो दे एंडेड डुअल गवर्नेंस सिस्टम। समझ में आ गया पिट्स इंडिया एक्ट वाला। यानी कि दोहरी शासन प्रणाली को इन्होंने खत्म कर दिया। चलो भाई एंड। अब क्या होगा, अब दूसरी बात समझना। तो इन्होंने प्रोविजन क्या ले आया, इन्होंने प्रोविजन ले आया कि अब जो होगा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए दो चीजें की। एक पोस्ट क्रिएट किया, उस पोस्ट को बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और दूसरा एक इंडियन काउंसिल बनाया इन्होंने, यानी भारतीय काउंसिल यानी भारतीय परिषद, और इसके अंदर 15 मेंबर होते थे। अब क्या करेंगे, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और ये 15 मेंबर ऑफ काउंसिल मिल करके भारत में क्या करेंगे, भारत के रूल एंड रेगुलेशन को देखेंगे। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन में बैठता था, इंडिया में नहीं बैठता था, ये ध्यान दे लेना। ठीक है, और 15 मेंबर काउंसिल क्या करते थे, इंडिया में होते थे और इंडिया में चीज़ों को देखते थे। लेकिन
अब ये काम किसका था? ये पार्लियामेंट का था ब्रिटेन के। तो क्राउन अब क्या करेगा? क्राउन ने एक और काम कर दिया, उन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया, और वो रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट किसको सारे के सारे क्या कहते हैं बातें बताएगा, वो सीधे क्राउन को बताएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वो होता था वायसराय। was direct representative of crown। और वायसरॉय कहां बैठेगा भाई मेरे? इंडिया में बैठेगा। तो वायसरॉय इंडिया में बैठेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन में बैठेगा। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, मतलब सॉरी, पार्लियामेंट ब्रिटेन की डिसाइड करेगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बनेगा, और 15 मेंबर ऑफ काउंसिल में कौन कौन होंगे। लेकिन वायसरॉय अपॉइंट करने का अधिकार सीधे किसके पास था? क्राउन के पास था, यानी कि वहां के राजा के पास था। और क्राउन को डायरेक्टली वायसरॉय क्या करता था? सीधे यहां की बातों को बताता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्रीफ करता था डायरेक्टली क्राउन किसको? क्राउन को। कौन? वायसरॉय। तो ये बहुत अच्छे तरीके से समझने की बात है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन में बैठेगा, वायसरॉय इंडिया में बैठेगा, 15 मेंबर ऑफ काउंसिल इंडिया में ही होगा। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और 15 मेंबर काउंसिल जो होगा, यानी कि जिसे इंडिया काउंसिल बोलते हैं, वो क्या किसके थ्रू होंगे? वो पार्लियामेंट के थ्रू आएंगे। लेकिन वायसरॉय डायरेक्टली किसके रिप्रेजेंटेटिव होगा? वो सीधे क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो वायसरॉय का पोस्ट किसके थ्रू क्रिएट किया गया? इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 के तहत। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किस एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया पोस्ट? तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 के तहत। और इंडियन काउंसिल भी किसके थ्रू क्रिएट किया गया? तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 के तहत किया गया। अब मैं ये बता भी दे रहा हूं कि ये पोस्ट एंड कब हुआ था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पोस्ट 1947 यानी आजादी के बाद खत्म हुआ था, एंड हो गया था। ठीक है। और ये इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल कब अबॉलिश किया गया था? तो बाई इसी के थ्रू एक एक्ट आया था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1835 के तहत, सॉरी 1935 के तहत। अभी पढ़ाऊंगा भी उसके बारे में। तो इंडियन काउंसिल का जो पोस्ट था ये खत्म कर दिया गया 1935 में, और 1947 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो लंदन में बैठा था वो पोस्ट खत्म कर दिया गया था भारत की आज़ादी के बाद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई मेरे? तो ये रहा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 के थ्रू भारत में प्रोविजन। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो मैं आपको दूर करने वाला हूं, वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसे बोलते हैं, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसे बोलते हैं, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं। तो मैं एक चार्ट बना रहा हूं, उस चार्ट को आप नोट कर लीजिए। एक सवाल भाई साहब गलती करके नहीं आओगे, मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं। ठीक है, तो वो चार्ट अलग से बना लीजिएगा। अब यहां तक मैं एक्ट पढ़ा दिया हूं, इसके बाद के जो एक्ट हूं अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वो चार्ट मैं बता दे रहा हूं आपको। सबसे पहले पोस्ट आया था गवर्नर ऑफ बंगाल का। समझना मेरी बात को, गवर्नर ऑफ बंगाल, हिंदी में भाई साहब ऐसे बोलोगे यार, गवर्नर ऑफ बंगाल यानी बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, यही तो बोलोगे। ठीक है, ये गवर्नर ऑफ बंगाल का जो पोस्ट आया था, मैंने बताया था आपको, शुरू से मेरा जो वीडियो देख रहा होगा, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो आया था, ठीक है, यानी कि दोहरी शासन सिस्टम जो आया था, दोहरी शासन प्रणाली नहीं है, डुअल गवर्नेंस सिस्टम नहीं, जो दोहरा शासन था इसमें फौजदारी और दीवानी का राइट्स इन्होंने खरीदा था। और लॉर्ड क्लाइव फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, और लास्ट कौन थे समझते रहना, वारेन हेस्टिंग। तो अगर पूछे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल लॉर्ड क्लाइव और लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग। अब और ये किस एक्ट के थ्रू आया था? एक्ट नहीं था कोई, ऐसा डुअल गवर्नमेंट जब स्टैब्लिश हुआ था तब आया था ये। इसके बाद इसी पोस्ट को रिनेम कर दिया गया और उस पोस्ट का नाम रखा गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बस चेंज क्या देख लो भाई मेरे, चेंज क्या, गवर्नर ऑफ बंगाल बोला जाता था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला जाता था। ठीक है, या इसको एक और नाम से बोल देते थे, सिर्फ गवर्नर जनरल, कुछ और आगे मत ऐड करना, पाप हो जाएगा आगे ऐड कर दिए तो तुरंत गलत।
ठीक है, या तो सिर्फ गवर्नर जनरल। ठीक, तो या तो सिर्फ गवर्नर जनरल बोलो या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलो। इसके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बनेंगे, जो लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा। तो मैं फर्स्ट लिख दे रहा हूं सीधे ऐसे ही, वहां तो पोस्ट लिखा ही है, तो वो होगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग, ठीक है। और भाई मेरे, अगर आपको अच्छे तरीके से पता हो, ठीक है, वारेन हेस्टिंग, और ये किस एक्ट के थ्रू आया था? ये आया था बाय रेगुलेटिंग एक्ट। ये पोस्ट किस एक्ट के थ्रू क्रिएट किया गया था? मैं ऊपर वाले को मिटा दे रहा हूं, बाय रेगुलेटिंग एक्ट 7073 के तहत, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये पोस्ट क्रिएट किया गया था, गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट, जिसका पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। और लास्ट कौन होगा भाई मेरे? लास्ट होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये लास्ट होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? लॉर्ड विलियम बेंटिक लास्ट, और फर्स्ट कौन? वारेन हेस्टिंग। अब इसके बाद इसी पोस्ट को फिर से रीनेम कर दिया गया और इस पोस्ट का नाम चेंज करके कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं कहलाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का नहीं। पहले में तो गवर्नर जनरल बोलते ही नहीं थे, पहले में तो गवर्नर ऑफ बंगाल बोलते थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, उसके बाद फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अच्छा, ये किस एक्ट के थ्रू आया था? ये आया था बाई चार्टर एक्ट, यानी चार्टर अधिनियम। किसके थ्रू? 1833 के थ्रू, ठीक है। चार्टर अधिनियम पढ़ाया हूं मैं पीछे। और ये पहले कौन बनते हैं भाई मेरे? पहले बनते हैं जो लास्ट में होंगे इसके, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और लास्ट कौन होते हैं? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, कोई दिक्कत? फिर नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा फिर और रिफॉर्म करूंगा, आगे कुछ बदलाव करूंगा। जगह नहीं बचा यार, थोड़ा सा मैं इरेज कर दे रहा हूँ इधर वाले पार्ट को, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर इसी में कनेक्ट कर लीजिएगा। अब इसी पोस्ट को फिर से रीनेम कर दिया गया और किस एक्ट के थ्रू किया गया? इस पोस्ट को बना दिया गया वायसराय का पोस्ट। और किस एक्ट के थ्रू? बाई इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 के तहत ये पोस्ट का नाम कर दिया गया क्या? वायसराय का पोस्ट। और पहला वायसराय जो बनेंगे वो बनेंगे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और लास्ट वायसराय जो बनेंगे वो कौन बनेंगे भाई मेरे? वो बनेंगे माउंटबेटन। तो बस याद कर लीजिए। अब सारा मैंने आपको बता भी दिया है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट बाय रेगुलेटिंग एक्ट 7073 के थ्रू आया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट बाय चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू आया था, और वायसराय का पोस्ट जो भारतीय प्रशासन अधिनियम 1858 था उसके तहत आया था। पहले कौन थे इसका बता दिया, लास्ट बता दिया था, इसका भी फर्स्ट लास्ट बता दिया हूँ। फर्स्ट कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लास्ट लॉर्ड कैनिंग। इसके फर्स्ट कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इसके लास्ट कौन थे? माउंटबेटन। जो इसका लास्ट होगा वो इसका फर्स्ट होगा, जो इसका लास्ट होगा वो इसका फर्स्ट होगा, जो इसका लास्ट होगा वो इसका फर्स्ट होगा। बस इतना ध्यान दे लो, बाकी याद हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और इन पोस्ट में जो कन्फ्यूजन अब तक हो रहे थे, मुझे लगता है होपफुली मैं आपका एंड कर पाया हूँ। ठीक है भाई मेरे, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। इसके बचे हुए एक्ट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और सच में अगर आपको मेरा लेक्चर और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे बस आपके तरफ से मेरे लिए इतना ही हेल्प बहुत है।
ठीक है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाने की कोशिश करें इस कंटेंट को, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।